वेरी गुड इवनिंग बेटा। हाँ, कौन है? बायो की क्लास ना? बायो की क्लास मैं इसके बाद लूंगी, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास ले लूँ, फिर उसके बाद 7:30 से मैं बायो की क्लास लूंगी, ठीक है। किसने पूछा है? चिराग, ठीक है बेटा। चिराग आ जाओ, पढ़े। मार्कर कहाँ है? चलो हम, चलो बेटा पढ़ते हैं। एक मिनट। चलिए बेटा, पहचान तो लिया ना मुझे ऐनक में आज? हाँ भाई। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून नहीं, गुड इवनिंग। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जो अपना क्या था, चैप्टर में बायोमोलिक्यूल पढ़ा रही थी, ठीक है। पंखा चला लेती हूँ, गर्मी लग रही है। और आई थिंक एक बात का और ध्यान रखिएगा। चलो सबको आ जाने दो, फिर बता देती हूँ। हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो आपकी क्लास है अब मैं इवनिंग में ही ले पाऊंगी, ठीक है। मीन्स आपकी क्लास इवनिंग में 6:30 एक बना लीजिए आप लोग, कि 6:30 से 7:30 आपकी मैं इसकी केमिस्ट्री की क्लास लिया करूंगी, और 7:30 से और नेक्स्ट आपकी बायोलॉजी की क्लास। तो अब शायद आप मैसेज भी मैं कर दूंगी ग्रुप पर, और वैसे आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उसका तो आप लोगों को पता ही होगा कि कौन सी 6:30 से आपकी केमिस्ट्री की क्लास और 7:30 से आपकी बायोलॉजी की क्लास, ठीक है। शाम को, सुबह नहीं शाम को। हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? टाइमिंग में सुन लिए ना सब? चलो आ जाओ फिर। हाँ बेटा, ऑनलाइन जो क्लास होगी ऑनलाइन ही लूंगी। ऑफलाइन तो अभी खैर कुछ ऑर्डर ही नहीं आया है। तो ऑनलाइन 6:30 से, और केमिस्ट्री की, और ऑनलाइन ही 7:30 से बायोलॉजी की, ठीक है। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम होगी? किसे प्रॉब्लम है? हाँ रौनक, क्या हुआ बेटा? ऑनलाइन है रौनक, ऑनलाइन है। यस मैम। मैम वो फिजिक्स का ट्यूशन होता है ना, तो 6:30 ओ, तक घर पर नहीं आया। अच्छा अच्छा, चलो चलो रौनक, ठीक है आप ठीक है। इस बारे में भी बात कर लेंगे कल। आप कॉल कर लीजिएगा करूंगी। मुझे, ठीक है। रौनक कॉल कर लीजिएगा, बात कर लेंगे, ठीक है। अगर कुछ और भी टाइम थोड़ा बहुत हो सकता है तो मैं बिल्कुल कर दूंगी, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो भाई, आते हैं फिर पढ़ते हैं। ओके मैम। ओके बेटा। तो हम पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल, और फिर से कह रही हूँ 2 दिन की आपकी छुट्टी, 2 दिन की नहीं, 2 दिन की कितने की जो हुई है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल में मैं आपको जो सबसे पहले पढ़ा रही थी, ठीक है, आपको याद होगा जो बायोमोलिक्यूल था, बायोमोलिक्यूल में सबसे पहले मैंने न्यूक्लिक एसिड, ठीक है क्या, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था। जो उस दिन नहीं पढ़े थे वो आज ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड हमें पढ़ना है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है। तो जस्ट मैं रिवाइज करवा देती हूँ परसों वाला। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? जो आपका डीएनए और आरएनए, ठीक है, डीएनए और आरएनए को क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। किसे? आरएनए और आपका डीएनए, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड,
और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं कि इसमें ये डीएनए और आरएनए बने किससे होते हैं। ये बात भी मैं आपको परसों बता चुकी थी। अब ध्यान रखना एक बात का कि जो ये डीएनए है या फिर आपका क्या है आरएनए है, ये क्या होता है, ये होते हैं आपके पॉलीमर। क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं हमारे पॉलीमर। ठीक है, डीएनए हो या फिर आपका आरएनए हो, ये क्या होते हैं हमारे पॉलीमर होते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पॉलीमर है। तो अब ये जो पॉलीमर है, पॉलीमर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब आपके लिए नई चीज आ गई सभी के लिए। पॉली इतना इसे अलग अलग करिए। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मीनिंग होता है मैनी। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है मैनी। और मर का मतलब होता है यूनिट। ठीक है, मर का मतलब क्या होता है बेटा, यूनिट। तो पॉलीमर क्या है, एक ऐसा एक आपका बड़ा सा मॉलिक्यूल है जो कि मैनी यूनिट से मिलकर बना होता है। मैनी यूनिट बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। अब आखिर ये कौन सी यूनिट से मिलकर बना है, इसकी मैनी यूनिट क्या है, एक यूनिट क्या है। तो ध्यान रखना, जो डीएनए है आरएनए है, इनकी जो सिंगल यूनिट होती है, उस सिंगल यूनिट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। आप लोगों को याद होगा, ये मैंने याद करा दिया था उस दिन, न्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड हुआ, प्लस तीसरा न्यूक्लियोटाइड हुआ, फिर नेक्स्ट आपका न्यूक्लियोटाइड हुआ, तो ऐसे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलकर और किसका फॉर्मेशन करते हैं, आपका डीएनए का या फिर किसका, आरएनए का। ठीक है, डीएनए और आरएनए ये कहलाता है पॉलीमर। और ये जो है न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाता है बेटा, मोनोमर। ठीक है, मोनो का मतलब सिंगल मीन्स वन, और मर का मतलब यूनिट। तो ये सब न्यूक्लियोटाइड क्या होती है, एक सिंगल यूनिट होती है, समझ रहे हो ना। न्यूक्लियोटाइड क्या होती है, एक सिंगल यूनिट होती है। जबकि जो डीएनए और आरएनए है, ये क्या होते हैं, ये बहुत सारे यूनिट से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि ये क्या है, पॉलीमर होते हैं। बात समझ गए, छोटे छोटे से न्यूक्लियोटाइड को आपस में इतने बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दीजिए, तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा आपका पॉलीमर ऑफ डीएनए का। बात इतनी समझ गए। अब ये भी मैंने आपको बता दिया था न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड किससे, मैं सिर्फ कर रही हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आपको याद रखना है पॉलीमर का मतलब क्या होता है और मोनोमर का मतलब क्या होता है। डीएनए के मोनोमर क्या होते हैं, ठीक है, समझ गए ना। यहां से मैं क्वेश्चन बता दूं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वाला ये चैप्टर है आपका। देखो, पहली बात आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमर। ABCD ऐसे लिखा होगा, ए लिखा होगा आपका जैसे सिंगल यूनिट, ठीक है। बी लिखा होगा डेड यूनिट, ठीक है। सी लिखा होगा आपका पूछा किसका है, पॉलीमर का मीनिंग, ठीक है। तीसरा लिखा होगा आपका मैनी यूनिट, और एक लिखा होगा कौन सा आपका, आई डोंट नो, ठीक है, ये तो अपना फेवरेट है। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉलीमर का जो मीनिंग होता है, पॉलीमर का मीनिंग क्या होता है अपना, मैनी यूनिट, ठीक है। मर समझ के डेड यूनिट मत कर देना कि मर का मतलब डेड। तो यहाँ पर पॉलीमर का मतलब क्या हुआ आपका, मैनी यूनिट। इस तरीके से एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसे उल्टा करके भी पूछ सकते हैं कि मैनी यूनिट किसे कहते हैं, मैनी यूनिट को क्या कहा जाता है, मोनोमर, पॉलीमर, टेट्रामर, ऑक्टामर। तो क्या कहा जाता है मैनी यूनिट को, पॉलीमर, ठीक है। एक क्वेश्चन बन सकता है, डीएनए का जो मोनोमर है वो क्या होता है, डीएनए का मोनोमर क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए डीएनए का मोनोमर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि आपका क्या होता है। बिल्कुल सही आंसर भी आ गए थे मेरे पास, प्रशिष्टि और रौनक के, ठीक है। यार मच्छर काट रहे हैं मुझे यहाँ पे, बात समझ गए इतनी।
चलो तो आप समझ गए इतना, अब मैं से रफ कर देती हूँ। अब मैं थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड पढ़ा के और आपको डीएनए का स्ट्रक्चर समझाती हूँ, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। तो जो डीएनए है, ठीक है, या फिर न्यूक्लियोटाइड, मैं न्यूक्लियोटाइड समझाती हूँ पहले। ये खैर परसों भी समझा दिए थे, लेकिन भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बना होता है, डीएनए। और न्यूक्लियोटाइड खुद किससे मिलकर बना होता है, बवाल क्या है न्यूक्लियोटाइड, तो सुनना, न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कितनी चीजों से, 3 चीजों से मिलकर बना होता है। जो पहली चीज है वो होती है पेंटोज शुगर। क्या होती है, पेंटोज शुगर। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, और जो तीसरी चीज है, तीसरी चीज क्या होती है, नाइट्रोजिनस बेस पेयर, नाइट्रोजिनस बेस पेयर। बिल्कुल ध्यान रखना कि कौन सी चीज, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी चीज न्यूक्लियोटाइड में नहीं होती। ठीक है, 3 तो होती वाली दे रखी होंगी और एक आपकी क्या होगी, नहीं होती वाली दे रखी होगी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि न्यूक्लियोटाइड कौन कौन सी 3 चीजों से मिलकर बना होता है। तो मिलकर बना होता है पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजिनस बेस पेयर से। ठीक है, अब जो पेंटोज शुगर है बेटा, यहां से बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो पेंटोज शुगर है 2 टाइप की होती है, एक होती है राइबोज, राइबोज पेंटोज शुगर, पूरा लिख दूं क्या, पेंटोज शुगर। और दूसरी कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर। ठीक है, 2 टाइप की क्या है आपकी, पेंटोज शुगर है। एक तो है ऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर और दूसरी कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर। अब आपको इतना याद रखना है कौन सी किस में मिलती है, बताएंगे, मैं बता चुकी हूँ, फटाफट से आंसर दो। राइबोज पेंटोज शुगर किस में मिलती है बेटा, मैं एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड का करा रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। राइबोज पेंटोज शुगर किस में मिलती है, जल्दी से बताओ। राइबोज पेंटोज शुगर किस में मिलेगी, किस में मिलेगी, आरएनए में। वेरी गुड प्रशस्ति, आरएनए में। नम्रता एम ए, हाँ बिल्कुल सही है, आरएनए में। रौनक आरएनए में, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो राइबोज किस में मिलती है, आरएनए में। और डीऑक्सीराइबोज बची हुई किस में मिलती है, डीएनए में। वेरी गुड, जिसने आंसर दिया है। फॉस्फोरिक एसिड डीएनए और आरएनए दोनों में कैसा मिलता है, बिल्कुल सेम टाइप का मिलता है। जैसा डीएनए में होगा बिल्कुल वैसा ही किस में होगा, आरएनए में होगा। अब आते हैं नाइट्रोजिनस बेस पेयर। नाइट्रोजिनस बेस पेयर 2 टाइप के होते हैं। एक तो नाइट्रोजिनस बेस पेयर है आपका होता है प्यूरेंस। ठीक है, कौन सा होता है, प्यूरेंस। और दूसरा कौन सा होता है, पेरिमिडेंस, पेरिमिडेंस। बिल्कुल याद रखना है। अब बताओ फटाफट से, मैं बता चुकी हूँ प्यूरेंस में कौन कौन होते हैं, जल्दी से आंसर भेजो बेटा। प्यूरेंस में कौन से होते हैं, प्यूरेंस में कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, जल्दी से। एडेनिन, बोथ, बोथ कौन से, एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है, रौनक का आंसर आया है। ओके, कुसुमलता वेरी गुड, एडेनिन एंड ग्वानिन बिल्कुल सही है। जो प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स कौन से होते हैं, एडेनिन, एडिनाइन या एडेनिन भी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, ग्वानिन, ग्वानिन। एडेनिन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से और ग्वानिन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जी से। याद रखना, जब भी प्यूरिन्स पूछे जाएं तो एक छोटा सा ना मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। मैं शायद आपको बता चुकी हूँ या नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए, इस तरीके को कभी नहीं भूलोगे, दूसरों को भी याद करा दोगे। आज समझ रहे हो ना। सुनो, क्या होता है कि एक हमारा बच्चा होता है, नाम नहीं बताऊंगी, बच्चा पढ़ रहा है शायद, हाँ बच्चा पढ़ रहा है इसलिए नाम नहीं बताऊंगी, वो गुस्सा हो जाएगा कि मैडम मेरी भज्जी कर देती है ऑनलाइन में भी, है ना। तो अब होता क्या है कि उसकी ना, भाई बच्चा ही है तो उसकी क्या करा देते हैं, शादी करा देते हैं। ठीक है, एक छोटी सी बहू आती है, आप छोटी बच्चे ही है तो छोटी सी बहू आएगी उसकी, तो वो इतना लंबा घूंघट निकाली होती, इतना लंबा घूंघट निकाली होती है, और अपने हस्बैंड को, ठीक है, क्या खिला रही होती, खाना खिला रही होती है। तो वो जब खाना खिला रही होती है तो पूड़ियाँ बनी हुई होती हैं। तो थोड़ा सा भाई पुराने टाइम में शादी हुई थी, तो गांव वगैरह में ही होती है ना, छोटे बच्चों की शादी करा देते हैं। तो वो ऐसा घूंघट उठा के, यूं घूंघट उठाती है
और अपने हस्बैंड से पूछती है, भाई नाम तो लेगी नहीं, क्या पूछती है, ए जी पूरी, यानी कि भाई नाम नहीं लेगी तो क्या बोल रही है उसे, ए जी, और भाई पूरी देनी है तो उससे पूछ रही है पूरी, मीन्स पूरी। तो याद रखिएगा ए जी, ए जी, क्या, पूरी, है ना, PURI, पूरी, पूरी से क्या हो गया प्यूरेंस, और एजी से क्या हो गया, ए से एग्निन और जी से ग्वानिन। बात समझ गए। तो उस बंदी को आपको धन्यवाद देना चाहिए कि उसने अपनी एक छोटी सी चीज में और क्या बता दिया, आपको प्यूरेंस याद करा दीजिए। समझ गए ना, घूंघट उठा के उसने अपने हस्बैंड से क्या पूछा, एजी पूरी, है ना, कि एजी आप पूरी लोगे। समझ गए। चलो भाई, अच्छा, चलो भाई, हाँ, जिसका भी थोड़ा बहुत टाइम का क्लैश हो रहा है वो मुझसे बात कर लेना, मैं टाइम बिल्कुल सही कर दूंगी, आपके सुटेबल ही करूंगी, अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगी, ठीक है, जिसको भी टाइम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो प्यूरिन्स कौन से होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन। अब पिरिमिडिन्स कौन से होते हैं, आई थिंक आपको याद हो गए होंगे, पिरिमिडिन्स कौन से होते हैं, बचे हुए कौन से, एक तो है साइटोसिन, साइटोसिन जिसे रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और दूसरा कौन सा होता है, साइटोसिन, और दूसरा है आपका थायमीन, ठीक है, कौन सा है, थायमीन, और एक और होता है हमारा यूरेसिल, यूरेसिल, थायमीन को रिप्रेजेंट करते हैं टी से, यूरेसिल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, यू से। बात समझ गए, बिल्कुल सही आंसर भी आप लोगों ने दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। अब देखो यहां से जो क्वेश्चन बनेगा, मैं कह रही हूं आज लिख लो, जितनी भी तारीख है 27 जुलाई मैम ने पढ़ाया था, यहाँ से क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन पढ़ाने जा रही हूँ उसे ध्यान रखिएगा, पैटर्न बेशक चेंज हो गया, मैं फिर भी कह रही हूँ क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या होगा कि विच वन ऑफ द नाइट्रोजनस बेस पेयर इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है, कौन सा नाइट्रोजनस बेस पेयर डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ, ऐसा करती हूँ क्योंकि क्वेश्चन हम खुद भूल जाते हैं फिर। विच नाइट्रोजिनस बेस पेयर इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, ठीक है, कौन सा डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता। तो देखिएगा कौन सा नहीं होता, ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो दे रखा है आपका फर्स्ट एडेनिन, सेकंड दे रखा है ग्वानिन, थर्ड दे रखा है थाइमीन, और फोर्थ दे रखा है यूरेसिल, ठीक है। तो ये आपको मैंने बहुत अच्छे से याद कराया था, अरे वाह, आंसर तो मेरे पास पहले ही आ गए, वेरी गुड। जो एडेनिन और ग्वानिन है ये डीएनए प्लस आरएनए दोनों में मिलता है, ग्वानिन है ये भी डीएनए प्लस आरएनए दोनों में मिलता है, ठीक है। साइटोसिन है ये भी आरएनए प्लस डीएनए दोनों में मिलता है, लेकिन जो थाइमीन है, ध्यान रखिएगा, जो थाइमीन है वो केवल और केवल किस में मिलता है, डीएनए में, और जो यूरेसिल है वो केवल और केवल किस में मिलता है, आरएनए में। बात समझ गए, यानी कि डीएनए में भी 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं और आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। डीएनए में कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन डीएनए में, और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। याद हो गया, यानी कि डीएनए में यूरेसिल नहीं होता और आरएनए में थाइमीन नहीं होता, ठीक है। और 3 कौन कौन से होते हैं ये आपको सामने मैंने लिख दिए, जिसके पास वेरी गुड आंसर, छवि चौथा बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने भी चौथा आंसर दिया बिल्कुल सही है। बेटा जी इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अच्छा हम हट जाते हैं, नहीं तो हम ही आ जाएंगे स्क्रीनशॉट में। हो गए, रफ कर दें। अब देखो, अब इससे आगे बढ़ो और बहुत अच्छे से बढ़ना अब आगे। इसमें जो डीएनए है, ठीक है, अब देखना, मैं यहाँ पर डीएनए का पहले एक सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा इसका केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझिएगा, जो डीएनए है बेटा इस तरीके से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, दिखाई दे रहा है ना, जो मैंने ये बनाया है बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाएंगे, ये इस तरीके से एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ठीक है। हम बना देते हैं पहले, एक हेलिक्स ये रही और दूसरी हेलिक्स ये बना रहे हैं,
ठीक है, इस तरीके का डबल हेलिकल, इस तरीके का ऐसे 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 करके धागे की तरह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। बात समझ गए? ये डीएनए नहीं बना, भी ऐसे छोड़ देंगे आपका डीएनए नहीं कहलाएगा। इसे बोलते हैं 5 डैश एंड। ध्यान रखना 5 डैश और 3 डैश क्यों नाम दिए गए ये भी आपको बताएंगे। ये 5 डैश एंड है और इसका जो दूसरा वाला एंड है इसे हम क्या बोलते हैं 3 डैश एंड। समझ गए क्या बोलते हैं 3 डैश एंड। और ये वाला जो एंड है इसे हम बोलते हैं 3 डैश और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कौन सा हो जाएगा 5 डैश। अगर आपने ये नहीं लिखे, ये एंड नहीं लिखे, तो ये आपकी केवल क्या कहलाएगी, एक रस्सी कहलाएगी। इसे आप नहीं कह सकते हैं डीएनए। ठीक है, डीएनए को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके एंड 3 डैश और 5 डैश जो कॉम्प्लीमेंट्री क्या कहलाते हैं, आपके एंड कहलाते हैं। कौन से एंड? कॉम्प्लीमेंट्री एंड। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड को आपको बिल्कुल इंडिकेट करना पड़ेगा। समझ गए इतनी बात? चलो भाई आ जाओ, अब देखिएगा जरा इधर, जो डीएनए है ना, डीएनए का जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ डीएनए। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? बैकबोन ऑफ डीएनए। इसे हम बैकबोन ऑफ डीएनए बोलते हैं। ठीक है, अब ये बैकबोन ऑफ डीएनए आखिर किससे बनी होती है? जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ डीएनए। बैकबोन ऑफ डीएनए किससे मिलकर बनी होती है? ये बनी होती है आपकी डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, पेंटोज सुगर प्लस आपकी फॉस्फोरिक एसिड से, फॉस्फोरिक एसिड से। बात समझ गए? किससे मिलकर बनी है? डीऑक्सीराइबोज पेंटोज सुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बनी होती है इसकी ये बैकबोन ये जो दिख रही है ना घूमी हुई सी, ये मिलकर बनी होती है। किससे? दोनों नाम आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, मैं फिर से कह रही हूँ। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज पेंटोज सुगर और फॉस्फोरिक एसिड कैसे प्रेजेंट होते ध्यान देना। जैसे कि ये आपकी क्या है, एक पेंटोज सुगर है, मैं ये जो ब्लू से बना रही हूँ ये पेंटोज सुगर है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है आपकी एक पेंटोज सुगर है, ये भी पेंटोज सुगर है। थोड़ा सा ही बनाऊंगी, ध्यान रखना, नहीं तो मुझसे कह दो मैम पूरा बना दो तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो ब्लू कलर से बनाई है अपनी पेंटोज सुगर है। अब भाई ये पेंटोज सुगर को भी तो कोई आपस में जोड़ के रखेगा ना, तो ये जो पेंटोज सुगर को जो आपस में जोड़ के रखता है वो क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, कौन होता है इनके बीच में? बिल्कुल ध्यान रखना, जो ब्लैक से बना रही हूँ ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये पूरी क्या प्रेजेंट होता है? पेंटोज सुगर फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज सुगर फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज सुगर फॉस्फोरिक एसिड। तो ये पूरी एक लंबी लाइन सी बनी होती है जिसे हम बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। ये बना होता है बैकबोन ऑफ डीएनए का। ठीक, अब आप कहोगे कि मैम दो चीजें तो हमने पढ़ ली कि पेंटोज सुगर कहाँ होती है और फॉस्फोरिक एसिड कहाँ होता है। अब ये बताइए कि जो नाइट्रोजनस बेस पेयर प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स हमने पढ़े हैं आखिर ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो जरा इस पे भी ध्यान दीजिए, जो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स हैं ये आखिर प्रेजेंट कहाँ होते हैं, है ना। तो देखो ये डीएनए कुछ ऐसा है, ऐसा दिख रहा है ना आपको, देखो ये रहा डीएनए कुछ ऐसा है। तो ये धागे के जो आप खुद सोच सकते हैं ये आपस में जुड़े कैसे, है ना, फेविकॉल से जुड़े, कैसे जुड़े। तो इन दोनों को आपस में अटैच करने के लिए क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैं बना देती हूँ। देखिए यहाँ पर भी जैसे कि एक आपकी क्या प्रेजेंट होगी? शुगर है, यहाँ पर भी एक शुगर है, ऐसे देख लो, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है। समझ गए? ये तो पुराना ही बना दिया मैंने। यहाँ पर जो शुगर है, शुगर से अंदर की साइड में, ये जो रेड कलर से बनाया, शुगर से अंदर की साइड में प्रेजेंट होते हैं कौन? आपके इस तरीके से ये शुगर है पूरे में, ऊपर से नीचे पूरे में। तो मैं थोड़ा सा बना के दिखा रही हूँ आपको, ये और यहाँ पर ये। ठीक है, ये जो रेड कलर से बना है ये कहलाते हैं नाइट्रोजिनस बेस पेयर। क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजिनस बेस पेयर। नाइट्रोजनस बेस पेयर किससे जुड़े होते हैं? किससे जुड़े होते हैं? पेंटोज सुगर से। फॉस्फोरिक एसिड मत बोल देना, कौन से, कैसे, कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ डिटेल में है केमिस्ट्री में स्पेशली। तो ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजनस बेस पेयर किससे जुड़े होते हैं? नाइट्रोजनस बेस पेयर जुड़े होते हैं आपके पेंटोज सुगर से। पेंटोज सुगर से वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, कहाँ गया मार्कर, ये आपका ए है। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने जो होगा वो क्या होगा? टी होगा।
और अगर ये C है तो इसके जस्ट सामने क्या होगा, G होगा। ये कहलाती है आपकी बेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी। मैं लिखे दे रही हूं यहां पर, क्या है, बेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी। बेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी का मतलब क्या होता है, बेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी का क्या मीनिंग है, क्या होता है ना? जरा सा ध्यान दीजिएगा। जो एक आपकी दो हेलिक्स है, डीएनए की दो हेलिक्स हैं, इनमें एक प्यूरिन से एक पिरिमिडिन हमेशा क्या करती है, आपकी बेस पेयरिंग करती है। मींस एक साइड में प्यूरिन है तो दूसरी साइड में पिरिमिडिन होगा, और कौन सा होगा वो ध्यान रखना। अगर एक साइड में एडेनिन है तो एडेनिन के साथ जो पेयरिंग करेगा वो क्या होगा, हमेशा थाइमीन होगा। डीएनए की बात कर रही हूँ, आरएनए की बात करूंगी तो अभी बता दूंगी, ठीक है। एडेनिन के सामने क्या होगा, थाइमीन, और साइटोसिन के सामने क्या होगा बेटा, ग्वानिन। इतनी बात समझ में आई? अब कहोगे मैडम अभी भी तो नहीं जुड़े हैं, अभी भी तो अलग अलग है, तो बिल्कुल। अब देखो एडेनिन और थाइमीन है, इनके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं कह रही हूँ लिख लेना हाथों पर, इधर इधर लिख लेना, लेकिन इस चैप्टर को रट लेना, याद कर लेना, ठीक है। तो एडेनिन और थाइमीन में कौन से बॉन्ड होते हैं, ये जो डबल बॉन्ड, और कौन से बॉन्ड है ये आपके, डबल, लिख दिया चलो, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में क्या होते हैं, तीन हैं, कौन से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ गए, कौन से होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, किसके बीच में, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में। अब देखो हम बॉन्ड और बना दें, यहाँ पे क्या है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में तीन, ठीक है। अब देखो क्या है, बेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी। अब आपसे पूछा जा सकता है एडेनिन और थाइमिन के बीच में कौन से बॉन्ड बनते हैं, या फिर दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में कौन से बॉन्ड बनते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। बात समझ गए? और क्वेश्चन, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, तो कितने बनते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। सही है, सही है, ठीक है। चलो भाई आ जाइए। अब देखो यहां पर मैं थोड़ा सा और यहाँ पर बना देती हूँ, कुछ आपकी कलाकारी कर देती हूँ। अब ये नाइट्रोजनस बेस पेयर मैंने डायरेक्ट बना दिए हैं बेटा, है ना। अब देखो यहाँ पर A है, यहाँ पर T है, यहाँ पर C है, यहाँ पर G है, तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, फटाफट से ATCG का कॉम्प्लीमेंट्री ऊपर से नीचे की तरफ फटाफट से लिख दीजिए, मैं भी देखूं आपको कितना आया। जल्दी से लिखो, जल्दी से बेटा, दिख रहा है ना, ATCG के कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, TAGC। चलो नम्रता का आंसर आया, और कोई आंसर नहीं देगा, जल्दी आंसर दो यार, हम हट तक गए इसीलिए। लो, प्रशिष्टि, TAGC बिल्कुल सही है, आने की तुम लोग सीख गए। रौनक ठीक है, कुसुम लता बिल्कुल ठीक है, TAGC बिल्कुल ठीक है, रौनक वेरी गुड, ठीक है। तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री सभी आंसर दिया करो बेटा। ए के कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, देखो ए के कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, टी, तो यहाँ पर हो गया टी, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। टी के सामने कौन आएगा भाई, ए के सामने टी है तो टी के सामने भी कौन होगा, ए, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, ए, और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। सी के सामने कौन है, जी, तो यहाँ पर कौन आएगा, जी, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इधर जी है तो इधर कौन आएगा, सी, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से दोनों जो, हाँ भाई श्वेता आपका भी आंसर बिल्कुल सही है बेटा। तो इस तरीके से क्या होता है, दोनों जो हेलिक्स हैं वो एक दूसरे से पूरी तरीके से कनेक्टेड रहती है। बात समझ गए ना, एक दूसरे से पूरी तरीके से कनेक्टेड रहती है। कैसे रहती हैं, तो आपको पता चल गया, नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उनसे ये दोनों जो हेलिक्स हैं वो आपस में कनेक्ट बनी रहती है। डन है इतना, चलो आ जाओ, हो गया इतना, आगे बढ़ू। अब देखो
ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है, या फिर यहां से लेके यहां तक। तो ये जो दो स्ट्रैंड हैं, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, तो ये कहलाता है इनका हेलिक्स। वास्तव में या तो आप यहां से लेके यहां तक मान लीजिए, या आप यहां से लेके यहां तक मान लीजिए। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वन हेलिक्स, ठीक है। और जो वन हेलिक्स है, इसमें कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं? उसमें होते हैं अप्रोक्सीमेटली 10। वास्तव में आपके 9 पॉइंट समथिंग होते हैं, लेकिन हम उन्हें अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं? 10। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वन हेलिक्स में कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वन हेलिक्स में 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। कितने हो सकते हैं? 10। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनके बीच में ए, यहाँ पर टी, यहाँ पर सी, यहाँ पर जी, तो ये आपकी क्या होगी? एक हेलिक्स। और एक हेलिक्स में कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर है? 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब बात समझे? अब देखिए, जो ये हमारी डीएनए की डबल हेलिक्स है, डीएनए की डबल हेलिक्स है, इसमें कौन सी, इसके कई मॉडल होते हैं। जैसे कि ए डीएनए, आपके सिलेबस में ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, ठीक है, सी डीएनए, काफी डीएनए होते हैं। तो हमें जो पढ़ना है, या फिर आप ये समझिए कि सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की स्टडी की थी। तो उन्होंने डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में कौन से डीएनए की सबसे पहले स्टडी की थी? क्वेश्चन पूछा जाता है आपके में। क्या पूछा जाता है कि वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए के कौन से जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उसकी स्टडी की थी? और ऑप्शन इस तरीके से गिवन होता है, जैसे कि एक है आपका, ए है बी डीएनए, बी डीएनए, दूसरा है सी डीएनए, ठीक है, तीसरा है ए डीएनए, ए डीएनए, नेक्स्ट है आपका जेड डीएनए, ठीक है। तो इस तरीके से ए बी सी डी। तो जो वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखा था ना, वॉटसन एंड क्रिक ने, वो उन्होंने कौन सा देखा था बेटा? उन्होंने देखा था बी डीएनए वाला। कौन सा देखा था? बी डीएनए। ध्यान रखिएगा, हमारे सिलेबस में 12th क्लास में केवल बी डीएनए है। इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी, दोनों जगह आप बी डीएनए के बारे में ही डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्ट्रक्चर। अब जो ये है, यहां से लेके यहां तक, इसकी जो ब्रेथ है, ठीक है, कितनी होती है, कितना चौड़ा होता है? तो ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। भाई आपको पता है, ऑप्शनल आना है तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो डीएनए की चौड़ाई, बी डीएनए स्पेशली ये वाला बी डीएनए की चौड़ाई कितनी होती है आपकी? 20 एंगस्ट्रॉम। अगर बीच में से आप कर दिया जाए तो कितनी होगी? 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बात समझ गए इतनी? चलो भाई आ जाइए। अब बात करते हैं इसी डीएनए की हम बात कर रहे हैं कि इस डीएनए में, ये जो हमारा डीएनए है, इससे जब एक और डीएनए आपका बनता है, ठीक है, बायोलॉजी वाले खैर जानते होंगे, उसे रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि एक सेल है, एक सेल के अंदर जब दूसरा सेल बनता है तो उसे भी डीएनए की जरूरत पड़ती है। तो डीएनए के ऊपर डीएनए का फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस है, जैसे डीएनए है और डीएनए के ऊपर ही डीएनए बनना है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन बिल्कुल याद रख लीजिएगा कि डीएनए के ऊपर डीएनए की कॉपी जो बनती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो डीएनए के ऊपर जब डीएनए की कॉपी बनती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मुझे रेप्लिकेशन नहीं समझाना था, खैर मुझे यहाँ पर जो समझाना है वो है कि रेप्लिकेशन कैसे होता है। ये क्वेश्चन आपके में आ सकता है, रेप्लिकेशन कैसे होता है का मतलब क्या है? ये सुनो। मीन्स है कि रेप्लिकेशन में जब डीएनए, भाई ये डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर भी कॉपी बनेगी, ये डीएनए है, मीन्स एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, तो इसके ऊपर भी कॉपी बनेगी और इसके ऊपर भी कॉपी बनेगी। तो क्या सबसे पहले ये दोनों डीएनए अलग अलग हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या होगा? ऊपर से खुलते जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर बनाए दे रही हूँ, ठीक है, तो छोटा सा बनाऊंगी, यहां से आपके इतने खुल गए और अभी इतने, ठीक है, इतना खुल गया, ऊपर का इतना खुल गया। यहाँ पर डीएनए का फॉर्मेशन, नया डीएनए बन के आ रहा है
और यहाँ से नया डीएनए बन के जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से होता है, एक ऊपर से नीचे आता है, एक नीचे से ऊपर जाता है। तो इसमें आपने क्या देखा, देखो फिर से देखो, ये तो हमारा पुराना डीएनए है। कौन सा डीएनए है, पेरेंटल डीएनए है या फिर ओल्ड डीएनए है। बात समझ गए, ये कौन सा हमारा ओल्ड डीएनए है। ठीक है, कौन सा है, ओल्ड डीएनए। अब इस ओल्ड डीएनए पर नया डीएनए बन रहा है, यहां से बन के आ रहा है कौन सा आपका, यहां से बन के आ रहा नया डीएनए, और यहां से बन के जा रहा ऊपर की तरफ नया डीएनए। जो ब्लू मार्कर से बना है वो कौन सा हमारा, न्यू डीएनए। बात समझे, कौन सा डीएनए है, न्यू डीएनए। हाँ भाई, आइए, तो इसमें देखिए, एक जो अब नया डीएनए बन रहा है, ठीक है, अब देखो ये पूरा धीरे धीरे खुलता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कैसा मिलेगा, जैसे ये आपका पूरा ओल्ड है, ये आपका पूरा ओल्ड है, और इसके ऊपर पूरा न्यू डीएनए, ऐसे ही तो बन जाएगा, और इसके ऊपर पूरा न्यू डीएनए। तो एक डीएनए ये हो गया, एक डीएनए ये हो गया, और इन डीएनए में एक ओल्ड स्ट्रैंड है और एक कौन सी बनी है आपकी, न्यू स्ट्रैंड बनी है। तो ध्यान रखना, जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो एक ओल्ड स्ट्रैंड पर ही एक न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, दोनों ही नई स्ट्रैंड नहीं बनती, दिख गया ना, एक ओल्ड पर एक न्यू, एक ओल्ड पर एक न्यू स्ट्रैंड बनती है, और अब इनके बीच में नाइट्रोजनस बेस पेयर बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से दो डीएनए आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिसमें कि एक ओल्डर स्ट्रैंड होती है डीएनए की और एक न्यू स्ट्रैंड होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए। ठीक है, इसका नाम याद रखना है, क्या बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए, हिंदी में बोलते हैं अर्ध संरक्षी डीएनए फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप इंग्लिश में याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, जिसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड होती है। और इसी नेचर के बेस पर आपने देखा होगा कि सीरियल वगैरह में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है ना, मदर का फादर का डीएनए मिलाया जाता है, तो इसी बेस पर मिलाया जाता है कि एक स्ट्रैंड उसकी किसकी होगी, पेरेंट्स की होगी, और एक उस बच्चे की अपनी आइडेंटिकल होगी। बात समझ गए इतना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस यही है, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या होता है, एक ओल्ड स्ट्रैंड पर एक न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाना। ठीक है, आई थिंक बेटा आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हर्ष बेटा लेट कैसे हो गए आप, गुड इवनिंग तो बहुत बहुत आपको भी। हाँ जी, और बेटा अब डेली आप अपना नेट शाम के लिए बचा के रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम शाम को ही क्लास लेंगे। अब स्क्रीनशॉट लीजिएगा जरा, ले लिया, चलो भाई, तो इतना आप पहले याद करिएगा। हम आपको सॉलिड स्टेट के भी नोट्स सेंड कर देंगे कंप्लीट, और इस चैप्टर के भी नोट्स आज ही सेंड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय। हाँ बेटा, बायो की जो क्लास है वो 7:15 या 7:30, 7:15 नहीं समझ लीजिए, 7:15 से बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है आज मिले या कल मिले या 5